हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और बैंकिंग क्लास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिज्ञा पत्र एवं विनिमय विपत्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। यानी प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय विपत्र में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड के तरफ। इसमें हम देखते हैं कि तीन तरह से, एक जो अंतर का आधार है, एक में बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसमें है प्रॉमिसरी नोट यानी प्रतिज्ञा पत्र है। इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो अंतर का बेस है, यहाँ इसमें लेखक लिखा हुआ है, तो लेखक कौन होता है इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत लिख चुके हैं। इसका लेखक ऋणदाता होता है और इसका लेखक ऋणी होता है। मैंने आपको बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जब एक क्रेता किसी विक्रेता से वस्तु परचेज करता है, खरीदता है, उधार लेता है, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है यानी लेखक कौन होता है, वो होता है विक्रेता। जैसा कि हमने आपको समझाया था कि दो यहाँ पे हैं, दो व्यवसायी हैं। ये हैं, हम कह सकते हैं विक्रेता है और ये है आपके क्रेता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सेलर है और ये है आपका बायर है। यानी इनसे कुछ वस्तुओं की ज़रूरत पड़ी उधार के लिए, तो इन्होंने ये गुड्स प्रोवाइड करा दिया 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का इन्होंने गुड्स दिया इनको। यानी हम कह सकते हैं ये रमेश जी हैं और ये सुरेश जी हैं। यानी सुरेश जी ने रमेश जी को 5 लाख रुपए का सामान दिया 90 डेज के लिए, मतलब 90 डेज के लिए हमने आपको बताया था। तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसमें जो लेखक होता है, जो ऋणदाता होता है वही लेखक होता है, ये जान लीजिए। यानी जिसने किसी व्यक्ति को, किसी व्यवसायी को, किसी मित्र को अगर ऋण दिया, तो उसका लेखक जो होता है, लेखक और ऋणदाता ही लेखक होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत इसका लेखक कौन होता है, ऋणदाता होता है, फाइनेंसर होता है, जो फाइनेंस करता है, जो लोन देता है, जो उधार देता है, जो उधार माल देता है, वही लेखक होता है। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में प्रॉमिसरी नोट के अंतर्गत जैसे ये क्या करते हैं कि ये इस पे इनको एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं और इस पे ये क्या करते हैं, मतलब एक्सेप्टर होते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन सिग्नेचर इनका होता है, इनका भी होता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत हमने बताया ये भी एक शर्त रहित लिखित यह एक पत्र होता है जिसमें किसी व्यक्ति को या जिससे हम उधार लेते हैं उसको उसमें उतनी धनराशि देने का वचन या वादा किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स। तो प्रॉमिसरी नोट्स के अंतर्गत क्या होता है, साफ साफ इसमें हम आपको समझा देते हैं। शर्त रहित दोनों है, किसी में किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये रमेश जी सुरेश जी से कुछ उधार माल खरीदते हैं, यानी जो कुछ गुड्स लेते हैं उधार माल, अगर 5 लाख रुपए का सुरेश जी से रमेश जी ने उधार माल लिया, तो रमेश जी क्या करते हैं, एक प्रॉमिसरी यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट्स लिख देते हैं, यानी प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं। इसमें लेखक कौन होता है, यानी जो ऋणी होता है वही लेखक होता है। इन्होंने इनसे कर्ज लिया और इन्होंने लिख दिया एक प्रॉमिसरी नोट्स कि मैं आपको 5 लाख रुपया फला डेट को हम आपको दे देंगे या इस डेट के बाद मैं आपका भुगतान कर दूंगा। जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज में 90 डेज का एक लिमिट होता है, लेकिन इसमें 90 डेज का कोई लिमिट नहीं होता है। आपके व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि आप 6 महीना के लिए देते हैं कि 1 वर्ष के लिए देते हैं कि 2 महीना के लिए देते हैं। इसमें भी हमने बताया था कि टाइम्स प्रॉमिसरी नोट्स और साइट प्रॉमिसरी नोट। तो साइट प्रॉमिसरी जो दर्शनी होता है उसमें किसी टाइम लिमिट नहीं होता है, जैसे ही हम प्रस्तुत करते हैं उसका भुगतान कर देते हैं। लेकिन टाइम्स
प्रमोशरी नोट के अंतर्गत उसमें जो डेट होता है उस डेट के बाद ही उसका भुगतान संभव है। तो इस तरह हमने देखा कि बिल में बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत इसका लेखक ऋणदाता होता है, यानी जो कर्ज देता है, जो ऋण देता है, जो सामान देता है वही लेखक होता है। लेकिन प्रमोशरी नोट के अंतर्गत जो ऋण लेता है, जो ऋणदाता होता है, जो ऋणी होता है वही लेखक होता है। यानी हमने कहा ये ऋणी है तो इसके अंतर्गत ये लेखक हुए, अगर ये ऋणदाता है तो इसके अंतर्गत ये लेखक हुए। तो आपने समझ गया कि लेखक यानी बिल ऑफ एक्सचेंज का जो राइटर होता है, लेखक होता है, वो ऋणदाता होता है, फाइनेंसर होता है, और जो प्रतिज्ञा पत्र प्रमोशरी नोट का जो लेखक होता है वो ऋणी होता है, एक्सेप्टर होता है, कर्जदाता होता है, जो माल लेता है वही उसका लेखक होता है। क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि दूसरा है आदेश प्रतिज्ञा। इसमें लेखक ऋणी को शर्त रहित भुगतान करने का आदेश देता है। इसमें क्या होता है, जो लेखक होता है यानी जो मैंने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऋणदाता होता है वही क्या होता है, लेखक होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं विक्रेता, जिसको हम बोलते हैं सेलर, ये लेखक होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें लेखक ऋणी को शर्त रहित भुगतान करने का आदेश देता है, यानी किसी प्रकार का कोई उसमें शर्त नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसमें भुगतान करने का आदेश देता है कि आप इस समय के बाद हमारे धनराशि का भुगतान कर देंगे। अगर नहीं करते हैं, अगर इनका काम नहीं चलता है तो वही तीसरी पार्टी बैंक के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज कर करके भुगतान लेते हैं और बैंक इनसे क्या करता है, एक समय के बाद भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो इसमें लेखक ऋणी को शर्त रहित, मतलब किसी प्रकार की कोई इसमें शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसमें लेखक ऋणी शर्त रहित भुगतान करने का प्रतिज्ञा करता, वचन देता है। इसमें क्या होता है, ये आदेश देता है, इनको आदेश देता है कि मेरी मैच्योरिटी टाइम के बाद बिना कंडीशन आप भुगतान करेंगे। आदेश देता कि आपको भुगतान करना है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, शर्त नहीं भुगतान करने का प्रतिज्ञा, वचन दिया जाता है, प्रतिज्ञा किया जाता है। ये मैं प्रमोशरी नोट लिख रहा हूं, प्रतिज्ञा पत्र लिख रहा हूं कि इतने समय के बाद मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा, वचन देता हूं। कोई इसमें टर्म प्लान नहीं है, कोई इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा काम होने के बाद ही मैं आपका भुगतान करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैच्योरिटी डेट जैसे पूरा होता है वैसे उनका भुगतान उनको करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं देनदार बनाना। इसमें लेखक लेनदार बन सकता है। इसमें क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जो लेखक होता है क्या होता है, वही लेनदार होता है, यानी जो लेखक होता है वही लेनदार होता है, नहीं पैसे उसे ही चाहिए, या कभी कभी इंडोर्समेंट कर देता है कि सी व्यक्ति को भी आप पैसे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अक्सर इसमें लेखक लेनदार बन सकता है, जो लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज उसी को पैसा चाहिए, यानी जो गुड्स प्रोवाइड कराई, इनको गुड्स दिया, ये उधार इनको दिया है, तो यही लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत, ये लिखते हैं तो इन्हीं को पैसे चाहिए। कहने का मतलब इसमें लेखक लेनदार बन सकता है, इसमें लेखक लेनदार नहीं बन सकता है। इसके अंतर्गत जो लेखक होता है वो लेनदार नहीं बन सकता, क्योंकि लेखक ही ऋणी होता है, लेखक ही कर्जदाता होता है, लेखक ही उधार लेता है। तो उधार लेने वाला व्यक्ति, कर्ज लेने वाला व्यक्ति लेनदार नहीं हो सकता, वो क्या होगा, देनदार होगा। तो मैंने बताया बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रमोशरी नोट, यानी हम कह सकते हैं प्रमोशरी नोट के अंतर्गत, प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत जो लेखक होता है, प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत ऋणी लेखक होता है, तो ये क्या होता है, ये देनदार होंगे, लेनदार नहीं होंगे। हमारी बात समझ में आ गया होगा। यानी इसके अंतर्गत जो लेखक होते हैं, प्रमोशरी नोट का जो लेखक होता है वो देनदार होता है, लेनदार नहीं होता है, देनदार होता है, लेनदार नहीं होता।
पक्ष हम देख सकते हैं, इसके अंतर्गत जो पक्ष होता है, इसमें जो पक्ष होता है 3 पक्ष होता है, और इसमें जो पक्ष होता है 2 होता है। इसमें पक्ष होता है 3 होता है, और इसका पक्ष क्या होता है 2 होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें लेखक होता है, ये जो लिखता है लेखक होता है, फिर लेनदार होता है, और फिर देनदार होता है, देनदार होता है। यानी हम कह सकते हैं जो लेखक लिखता है वही लेनदार हो सकता है, और जो देनदार ये हो सकता है। एक बीच में भी ऐसा होता है कि बैंक के थ्रू भी हम उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें 3 पक्ष होते हैं, इसमें कोई केवल 2 ही पक्ष होते हैं, एक ये पक्ष होता है और एक ये पक्ष है, 2 ही पक्ष होते हैं, इसमें 3 पक्ष नहीं होते। समझ में आ गया होगा कि प्रतिज्ञा पत्र के अंतर्गत केवल 2 पक्ष होते हैं और विनिमय विपत्र के अंतर्गत 3 पक्ष होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वीकृति। इसमें स्वीकृति की आवश्यकता होती है, यानी अगर जो कर्ज लेता है, जो लोन लेता है, जो सामान उधार लेता है, उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर इसके अंतर्गत हम कहें कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, यानी अगर इन्होंने गुड्स प्रोवाइड किया, यहाँ पे हम कह सकते हैं रमेश जी अगर सुरेश जी को कुछ सामान 5 लाख रुपए का उधार दिए, ये व्यक्ति इनको उधार दिया, तो यह इनकी एक्सेप्ट यानी स्वीकृति इनकी आवश्यक है। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं लिख सकते हैं और उधार माल भी नहीं देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं इनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें जो इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, इसकी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रतिज्ञाबद्ध प्रमोशनी नोट्स की कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही लिखते हैं और तैयार हैं इनको उधार माल देने के लिए। तो इन्होंने लिख दिया और इनको कागज दे दिया, और जैसे ही समय होगा वो जो प्रमोशनी नोट है इनसे वसूल कर लेंगे। लीगल है, ये स्टैम्प्स पे भी लिखा जा सकता है, किसी कागज पे भी लिखा जा सकता है, रसीदी टिकट लगा करके। तो इस तरह से उसमें विथ इंटरेस्ट यानी उसमें ब्याज दर भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक लीगल प्रोसेस है। 1881 धारा 4 के अनुसार, ये विनिमय 5 के अनुसार है, ये 4 के अनुसार है, लीगल प्रोसेस है। अगर आप नहीं भुगतान करते हैं तो मैच्योरिटी डेट के 3 साल तक हम इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं और उसका भुगतान पाने के अधिकारी हैं। लेकिन एक चीज और है कि जैसे हम बैंक से इसका भुगतान कर लेते थे इसका, लेकिन इसका हम बैंक से भुगतान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशन है। हम एक रिश्तेदार को भी दे सकते हैं, एक अपने मित्र को भी दे सकते हैं, एक अपने व्यवसायी को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सबको किस लिख करके और वो बैंक के द्वारा हम उसका भुगतान प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत बैंक से भी हम उसका भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सभी का बैंक का भुगतान नहीं होता है। देसी विदेशी ये क्या होता है, यह देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों तरह से लिखे जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी देशी विनिमय विपत्र और विदेशी विनिमय विपत्र, ये दोनों लिखा जाता है। और देशी विनिमय विपत्र और विदेशी विनिमय विपत्र मैंने बताया था कि साइड बिल ऑफ एक्सचेंज को छोड़ करके टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज में टिकट लगाने की आवश्यकता होती है। और इस तरह से हमने देखा कि यह देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या है, प्रतिज्ञा पत्र प्रमोशनी नोट केवल ओनली देशी होता है कि एक देश के अंदर ही उसका हम प्रयोग करते हैं, एक दूसरे देश के अंतर्गत हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। नेक्स्ट प्रतियां, यानी विदेशी बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 प्रतियां होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 प्रतियां होती हैं, सभी 3 प्रतियां नहीं होती हैं, केवल फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जो विदेशी विनिमय विपत्र होता है उसी की 3 प्रतियां होती है। यानी जो विदेशी विनिमय विपत्र होता है उसकी 3 प्रतियां होती है, और जो देशी विनिमय विपत्र होता है उसकी केवल 1 प्रति होती है, 1 ही प्रतियां होती हैं। यानी साइड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जैसे दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं, जो एक देश के अंतर्गत उसका भुगतान किया जाता है, एक देश के अंतर्गत एक दूसरा व्यापारी लिखता है
तो केवल उसकी एक प्रति होती है, लेकिन जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जब एक दूसरे देश के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है तो उसकी 3 प्रतियां होती हैं, एक गुम हो जाने पे, दूसरा गुम हो जाने पे, यानी तीसरे का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं कि इसकी 2 प्रतियां हो सकती है, इसमें केवल एक ही प्रतियां होती हैं, यानी इसकी केवल एक प्रति होती है, और विदेशी विनिमय विपत्र की 3 प्रतियां होती है। नेक्स्ट टिकट दर्शनी विपत्र को छोड़ करके, यानी साइड बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी देशी विनिमय विपत्र के अंतर्गत साइड बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको हम, और दर्शनी विपत्र को जो दर्शन मात्र से, दिखाने पे, मांग पे, प्रस्तुत पे उसका भुगतान कर दिया जाता है, उसको हम दर्शनी विनिमय विपत्र कहते हैं, साइड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उस पे टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पर टिकट नहीं लगाया जाता है, लेकिन दर्शनी विनिमय विपत्र को छोड़ करके जितने बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, चाहे टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनमें हम टिकट लगाने का काम करते हैं, या फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें हम टिकट लगाने का काम करते हैं। हमने बताया कि दर्शनी विपत्र यानी साइड बिल ऑफ एक्सचेंज पे हम टिकट नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे इसमें टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक होता है टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और एक फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसमें हमको टिकट लगाने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशनी नोट के अंतर्गत जितनी भी प्रमोशनी नोट्स होता है उनमें सभी पे हमें टिकट लगाना आवश्यक होता है। प्रमोशनी नोट के अंतर्गत इसमें भी दर्शनी वाले पे टिकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी होते हैं उसमें हमें टिकट लगाने की आवश्यकता होती है। प्रचलन की बात करते हैं हम, तो व्यवसाय में इसका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग जो व्यवसाय में है, कॉमर्शियल दृष्टिकोण से उसका हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं प्रमोशनी नोट का प्रयोग हम सीमित मात्रा में करते हैं, विकट परिस्थितियों में करते हैं, हम एक दूसरे से कभी कभी परिस्थितियों में करते हैं, क्योंकि इसमें जो कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि रिस्क जो इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा कम इसलिए होता है कि हम बैंक के थ्रू भी इसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका भुगतान हम बैंक के थ्रू नहीं कर सकते हैं। जैसे डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज करते तो उसका हम भुगतान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रमोशनी नोट के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। ये सब एक आधार है, मैं थोड़ा सा बगल में हो जा रहा हूँ, आप चाहेंगे तो एक स्क्रीनशॉट ले करके इसका आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। हमें लगा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स तैयार करें, और भी कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम चाहेंगे लॉकडाउन के अंतर्गत इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानकारी आप प्रस्तुत करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक आप सफल प्रयास करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट जो इसके आगे का है मैं लेकर के आऊँगा।